चलो देखिए, ये हम पढ़ रहे थे ना, कौन सा, यानी जिला दर्शन में कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बैरोड वाला चल रहा था दोस्तों। कोटपुतली बैरोड जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो कोटपुतली बैरोड में ये चर्चाएं हम कल कर चुके थे। यानी कोटपुतली बैरोड जो जिला है, इस जिले का गठन कब हुआ, फटाफट बताओ। 7 अगस्त 2000 कितने को, 23 को। 7 अगस्त 2023 को गठन हुआ किसका, कोटपुतली बैरोड का। किस समिति की सिफारिश पर बना, यानी कौन सी समिति थी, नवीन जिलों हेतु गठित की गई समिति थी, कौन सी, राम लुवाया समिति। अच्छा, इसका पुनर्गठन, पुनर्गठन यानी किन किन जिलों को तोड़ करके ये जिला बनाया गया, तो 2 जिले ऐसे थे जिनको तोड़ के बनाया गया, एक जयपुर को और दूसरा कौन सा था, अलवर था। अब किस संभाग में ये जिला आता है, तो आपने पढ़ा था जयपुर संभाग में। और किस मुख्यमंत्री के द्वारा ये जिले बनाए गए, तो अशोक गहलोत। इसके बाद में देखिए हमने पढ़ा कि कोटपुतली बैरोड के पड़ोसी जिले कितने हैं, तो कितने जिले पढ़े थे आपने, 4। अब ये 4 कौन कौन से, जैसे आपको पता अलवर है, अब अलवर से एक नया जिला बना है, कौन सा, खैरतल तिजारा। तो अलवर और खैरतल तिजारा 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद में जयपुर से, जयपुर ग्रामीण है और नीम का थाना। देखिएगा, ये जिला जो बना है कोटपुतली बैरोड, ये जयपुर से, जयपुर और अलवर, इनसे कुछ तहसीलें लेकर के बनाया गया है। का नाम भी इसीलिए रखा है ये कोटपुतली, ये जगह थी कहाँ की, जयपुर की, और बैरोड ये थी कहाँ की, अलवर की। ये कोटपुतली तहसील जयपुर से और बैरोड तहसील अलवर से। और दोनों तहसीलों का नाम जोड़ के कि भाई अलवर वालों को भी ऐसा नहीं लगे कि हमारा नाम नहीं आया जिले में, जयपुर वालों को भी नहीं लगे, तो दोनों का नाम जोड़ के जिले का नाम रख दिया। अब ये जयपुर में से अलग हुआ है और अलवर में से, लेकिन फिर भी इसका पड़ोसी जयपुर नहीं है, पड़ोसी जिला जयपुर नहीं है। पड़ोसी जिलों में क्या है, जयपुर ग्रामीण है, नीम का थाना है, और उसके बाद में खैरतल तिजारा और अलवर हो गया। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, इसकी कोटपुतली बैरोड है, ये राज्य सीमा बनाता है। यानी इसकी सीमा किससे लगती है, हरियाणा, हरियाणा के साथ में क्या बनाता है, सीमा। ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि इसमें कितने उपखंड है और कितनी क्या है, तहसील है। तो उपखंडों की संख्या कितनी थी बताओ, 7। और तहसीलें आपने कितनी पढ़ी थी, 8। यानी 7 उपखंड और 8 तहसीलों वाला जिला है, ठीक। अब 7 उपखंडों को ऐसे हमने याद रखा कि वीर बाबा को पटा नानी, नानी से किसी ने कहा कि "ए नानी, तू तो वीर बाबा है, उनको पटा"। यानी कोई काम करवाना था उनसे, किसी जरूरत थी, जैसे कि वो अच्छे मिस्त्री होंगे या कुछ होगा, भाई कम पैसे में काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो कहा कि भाई, या शादी रिलेशन, कुछ शादी संबंध जुड़वाना था, तो कहा कि तुम तो एक काम करो, वीर बाबा को अपने फेवर में कर लो, तो वीर बाबा को पटा नानी। तो इस तरह से ये विराट विराट नगर हो गया, बा से बांसुर, बा से बैरोड, और फिर को से कोटपुतली, और पटा यानी पावटा, ना से बना नारायणपुर, और फिर ना से बना क्या, निमराना। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये आपके 7 जो हैं वो क्या है, 7 क्या है, उपखंड है। 7 उपखंड है, तहसील कितनी, 8 है। तो विराट नगर उपखंड भी है, तहसील भी है, बांसुर उपखंड है, तहसील भी है, और बैरोड उपखंड है, तो तहसील भी है, कोटपुतली उपखंड है, तहसील भी है, पावटा उपखंड है, तहसील भी है, नारायणपुर उपखंड है, तहसील भी है। लेकिन ये नीम राना जो है, राना उपखंड में, राना उपखंड भी है, तो एक मॉडर्न तहसील है। कौन सी तहसील है, मॉडर्न तहसील है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना, मॉडर्न तहसील है। तो इस तरह से एक तहसील यहाँ बढ़ गई, तो तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो ये चीज हमने पढ़ी थी, ये हरियाणा से सीमा बनाता है, 4 पड़ोसी जिले हैं, 7 उपखंड है, और 8 क्या है, तहसील है। अब देखो इसके बाद में फिर आपने कल पढ़ा था क्या, कोटपुतली के विषय में। यानी एक एक बिंदु को हमने स्टार्ट किया, क्योंकि कोटपुतली बैरोड पढ़ रहे हैं, तो पहले कोटपुतली की बात करें, फिर बैरोड की बात करेंगे। कोटपुतली एक तहसील है, बैरोड भी तहसील है। कोटपुतली बैरोड जिले में
कोटपुतली बैरोड दोनों को मिला के बोले तो जिला हो गया, और कोटपुतली सिंगल एक तहसील हो गई, बैरोड भी क्या हो गई, तहसील हो गई। तो सबसे पहले कोटपुतली आपने पढ़ा, यानी रियासत काल में यह क्या हुआ करता था, परगना। ये हमने पढ़ा कि भाई रियासत काल में ये परगना हुआ करता था, क्या, परगना। रियासतों के समय में एक परगना था। और ऐसा कहते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई तो जयपुर के राजा थे राम सिंह सेकंड। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के राजा कौन थे, राम सिंह सेकंड थे। अब राम सिंह सेकंड ने क्या किया, क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, किसने, राम सिंह ने। जयपुर के राजा कौन, राम सिंह सेकंड। 1857 की जब क्रांति हो रही थी, उस क्रांति में इन्होंने किन का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। अब जब अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेज बड़े खुश हो गए। तो अंग्रेजों ने खुश होकर इनको एक तो उपाधि दे दी, कौन सी, सितारे हिंद की उपाधि दे दी। सितार ए हिंद की एक उपाधि और होती है केसर ए हिंद की। हाँ बताओ अंग्रेजों ने किन को दी, फटाफट बताओ। केसर ए हिंद की उपाधि भी होती है, और केसर ए हिंद की उपाधि किनको मिली और क्यों मिली, किस वजह से मिली, बताइए। हाँ, वेरी गुड। महात्मा गांधी को ये उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध हेतु भारतीयों को तैयार किया था। तो ये याद रखिएगा, ये इनको सितारे हिंद की उपाधि मिली। और जो कोटपुतली आप पढ़ रहे हैं, जो परगना हुआ करता था, ये परगना इनको इनाम में मिल गया, बख्शीश में मिल गया। बख्शीश का मतलब क्या होता है, इनाम होता है, ठीक है, इनाम में मिला ये। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि भाई कोटपुतली यहाँ दुग्ध पैकिंग स्टेशन है, यानी दूध क्या की जाती है, यहाँ पैकिंग की जाती है। दूध की क्या की जाती है, पैकिंग की जाती है। तो राजस्थान में दुग्ध पैकिंग स्टेशन कहाँ है, तो हमारा जवाब हो जाएगा कोटपुतली बैरोड में। यहाँ दुग्ध पैकिंग क्या स्टेशन है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगाया गया, यानी राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो कोटपुतली बैरोड में लगाया गया। और किस योजना के तहत लगाया गया, तो कुछ योजना के तहत। ये भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। यानी राजस्थान का प्रथम क्या, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र किसके, कुसुम योजना के तहत लगाया गया। बताओ सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है, बडला। बडला कहाँ है, फटाफट बताओ। हल्द्वानी। बडला जो है पहले हम जोधपुर में कई एग्जाम में आ चुका है। बडला वर्तमान में कहाँ गया है, हल्द्वानी, ठीक है। तो ये कुसुम योजना के तहत। फिर हमने पढ़ा नदियों के विषय में, तो सावी नदी और बाण गंगा नदी, ये याद रखना, इस कोटपुतली बैरोड जिले में क्या होती हैं, प्रवाहित होती। एक सावी नदी है, ये सावी नदी जो है ये तो यहाँ से कोटपुतली बैरोड में प्रवाहित होती है। यानी ये सावी नदी चली जाती है कहाँ, कहाँ जाती है, हरियाणा में, और नजफगढ़ झील में चली जाती है। यानी अलवर, पहले अलवर में होके ये बहती थी, अब खैरतल तिजारा में होके प्रवाहित होती है। तो ये दो नदियों के विषय में हमने जाना था। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, अब वो बैरोड की हम बात करें, आपने पढ़ा था फिर क्या, बैरोड, क्योंकि कोटपुतली हो गया, अब बैरोड की बात कर लीजिए। बैरोड, कोटपुतली, बैरोड। कोटपुतली तहसील कहाँ से ली गई है जिले के लिए, तो जयपुर से। और बैरोड कहाँ से ली गई भाई, अलवर क्षेत्र से। बैरोड को लिया गया कहाँ से, अलवर क्षेत्र से। तो बैरोड की अब बात करते हैं, तो देखिएगा बैरोड तहसील अलवर से ली गई है, सबसे पहली बात तो है ना। बैरोड एरिया कहाँ से लिया गया है, अलवर से लिया गया, ठीक है। अच्छा, बैरोड में पशु मेला लगता है, जिसे बैरोड पशु मेला कहते हैं। बैरोड में एक पशु मेला लगता है, इस पशु मेले को हम क्या कहते हैं, बैरोड पशु मेला कहा जाता है। कौन सा पशु मेला, बैरोड पशु मेला, चलो ठीक है, बैरोड पशु मेला इसे हम कहते हैं। अब बैरोड पशु मेले की क्या खासियत है, भाई पशु मेले जो होते हैं, उन पशु मेलों में पशु बिकेंगे। अब कौन से पशु बिकते हैं, किसी मेले में बैल ज्यादा बिकते हैं, किसी में गायें बिकती हैं, किसी में भैंस, किसी में ऊंट, कोई ऊंटों का मेला है। अब जैसे पुष्कर का मेला है वो ऊंटों का मेला है। तो पर्वतसर मेला है तो नागौरी बैल ज्यादा बिकते हैं पर्वतसर मेले में, है ना, वीर तेजा जी, पशु मेला।
पर्वतसर वाला। तो इस तरह से ये जो बैरोड पशु मेला है, इसमें भैंसें बिकती हैं, और भैंसों में भैंस की जो श्रेष्ठ नस्ल है हम कहते हैं मुर्रा या खुंडी, खुंडी भी बोलते हैं। मूल रूप से जो पाकिस्तान के मोंटे गुमरी की नस्ल है, हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में, विशेषकर पूर्वी भाग में ये मिलती है। तो मुर्रा भैंसों का मेला है एक तरह से ये। मुर्रा खुंडी भैंस ज्यादा बिकती है, इसलिए इसे मुर्रा भैंस का मेला कहते हैं। एक बकरी का नाम है जखराना, जखराना बकरी है, प्रॉपर रूप से बैरोड क्षेत्र की बकरी मानी जाती है। कौन सी? जखराना। जखराना बकरी बैरोड क्षेत्र की बकरी मानी जाती है ना। अब इसके बाद में हमने पढ़ा कि बैरोड एक जगह है बांसुर, बांसुर है ये भी है। ये क्या है भाई? तहसील ही है। बांसुर क्या है? तहसील ही है। तो यहाँ ठंडे गर्म पानी के क्या है? झरने हैं। ठंडे गर्म पानी के क्या है? झरने हैं। अच्छा, बांसुर तहसील की एक विशेषता क्या है कि यहाँ पहले नीमू चाना जो हत्याकांड पढ़ते थे, किसान आंदोलन जब हम लोग पढ़ते थे, तो किसान आंदोलनों में नीमू चाना हत्याकांड पढ़ते थे। वो नीमू चाना जो स्थान है, पहले हम अलवर में पढ़ा करते थे, अब नीमू चाना जो है बांसुर तहसील में आता था। बांसुर तहसील अलवर में। अब बांसुर तहसील ही अलवर में नहीं रही, वो किस में आ गई? कोटपुतली बैरोड में। तो नीमू चाना आना है। तो इस तहसील में, बांसुर तहसील की बात कर रहे हैं, तहसील में नीमू चाना हत्याकांड हुआ। अब नीमू चाना हत्याकांड हुआ तो ये कब हुआ? 14 मई 1925 को ये घटना हुई। नीमू चाना हत्याकांड की घटना कब हुई? 14 मई कितने को? 1925 को। गांधी जी ने यंग इंडिया में, किस में? यंग इंडिया में क्या कह दिया? दोहरी जनरल डायर शाही कह दिया, यानी डबल डायरेज में है ना, तो दोहरी जनरल डायर शाही इसे कहा। अच्छा, ये जो हत्याकांड हुआ तो कहते हैं कि भी 156 लोग इसमें मारे गए। कितने? लगभग 156 लोग मारे गए ना। और गांव में आग लगा दी गई थी। इससे एक दिन पहले ही 13 मई को ही जो छज्जू सिंह थे, उन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। और सुबह होते ही यानी नेक्स्ट 14 मई को प्रातःकाल ही गांव में आग लगा दी, अंधाधुंध गोलियां चला दी। और कहते हैं कि पशु भी जल गए थे, 160 पशु मरे थे, लगभग 156 लोग मारे गए। अलग अलग रिपोर्टों में वैसे अलग अलग बताए गए, 295 बताए गए थे। गोलियां चलाई किसने? छज्जू सिंह ने। और अब इसी तरह से यहाँ गोलियां चली जैसे जलियांवाला बाग हुआ था ना हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने पढ़ा होगा, 13 अप्रैल 1919। तो वो अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चली, लोग बाग में आम सभा जो चल रही थी है ना, हंसराज भारतीय ने जो दे दी थी सूचना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां बीच में कुआं था, लोग उसमें गिर गए, मर गए, बुरी तरह से मरे थे। तो ऐसे ही एक जघन्य घटना थी। तो इसने वही काम कर डाला जो पहले जनरल डायर कर चुके। हालांकि हिंदुस्तानी भी कम नहीं थे, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां तो चला दी, पर एक भारतीय ने यह कसम खाई थी कि जब तक तुझे मैं नहीं मार डालूंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। और उसने तभी अपनी अंतिम सांस ली जब वो उस जनरल डायर को मार दिया। और कहाँ मारा था? उसी के ब्रिटेन में, यानी पार्लियामेंट में, संसद में घुस करके उसको मारा था वहां। और वो व्यक्ति थे उधम सिंह। उधम सिंह, जिनका जम्मू कश्मीर से जम्मू से थोड़े आगे उधमपुर बसा हुआ है। उधमपुर अब आजकल तो ट्रेन उधमपुर तक जाती है, रेलवे स्टेशन है। तो ये राजस्थान का जनरल डायर इसे कहा जाता है। इसको छज्जू सिंह, इसने गोलियां चलाई। नीमूचाना हत्याकांड नाम किसने दिया? राम नारायण चौधरी ने। यानी इस कांड को नीमूचाना हत्याकांड नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया था किसने? राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने इसे ये नाम दिया। कौन सा? नीमू चाना हत्याकांड। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे आपको। हाँ, ये जो है नीमू चाना हत्याकांड, इसको नाम दिया है ना। आगे अगला नेक्स्ट पेज। फिर आपने पढ़ा विराट नगर। भाई विराट नगर, ये एक विराट नगर है जिसे आप पहले किस में पढ़ते थे? विराट नगर जयपुर में पढ़ा करते थे है ना, जयपुर में। अब विराट नगर जो है जिसका प्राचीन नाम क्या है सर? बैराट है। और विराट नगर ये जयपुर से ली गई तहसील है जो कोटपुतली बैरोड में आती है। प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है बैराट।
और प्राचीन समय में ये मत्स्य जनपद की क्या हुआ करता था राजधानी। भाई बैराट को प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की क्या बोलते थे, राजधानी बोलते थे। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब वो यहाँ से एक नदी भी निकलती है, कौन सी, तो वानगंगा नदी। वानगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये विराट नगर ही जब जयपुर में नहीं रहा तो फिर ये बैराट की पहाड़ियां कहाँ से रहेंगी। तो फिर ये जय किस में, बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बैरोड में आ चुकी है ना। तो जिस नदी को हम पढ़ते थे बाणगंगा नदी को, जिसका उद्गम बैराट की पहाड़ियां जयपुर से पड़ा करते थे, अब उसे हटा दीजिए। बैराट की पहाड़ी कोटपुतली से निकलती है, कौन सी, बाणगंगा नदी। ये नदी पहले 3 जिलों में बहती थी, यानी इसे हम जयपुर बोला करते थे, फिर दौसा, फिर भरतपुर, इनमें बहती। अब ये जयपुर, जयपुर में तो बहती ही नहीं है, जयपुर तो दिमाग से ही निकाल देना है। कोटपुतली बैरोड जो जयपुर से अलग हुआ है वहां से तो निकलती है, और उसके बाद में जयपुर ग्रामीण जो जयपुर से अलग हुआ है उसमें जाती है। उसके बाद दौसा, फिर भरतपुर, भरतपुर के बाद यूपी जाती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है। एक जगह है फतेहाबाद जहाँ से ये मिलती है। फतेहाबाद से कई बार मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती, वर्षा कम होती है, नहीं मिलती है। इस वजह से इसे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियों में ही काउंट करते हैं, किसमें, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में। और अगर इसका जल उसमें चला जाता है तब इसे बंगाल की खाड़ी की नदियों में काउंट करते हैं, क्योंकि ये जाएगी किस में, यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा जाएगी बंगाल की खाड़ी में। अब देखो ये जो बाण गंगा नदी है इसे ताला नदी, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। रुंडित नदी और क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद में देखिएगा एक चीन यात्री था होएन सांग। कौन भाई, चीन यात्री होएन सांग। तो हाँ, ये हमने पढ़ा कि ये जो नदी है के किनारे एक सभ्यता भी विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता, बैराट की सभ्यता। बैराट की सभ्यता विकसित हुई है। अब बैराट की सभ्यता बैराट में विकसित हुई है ना। तो बैराट जगह अब कहाँ है, पहले तो हम जयपुर में पढ़ते थे, अब कोटपुतली बैरोड में पढ़ना है। कोटपुतली कहाँ, बैरोड में। ये बैराट की सभ्यता है। बैराट की सभ्यता याद रखें 1936 दयाराम साहनी ने खोज की, और इसका उत्खनन 1961-62 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया, इनके द्वारा। मौर्यकालीन सभ्यता, सूती वस्त्र की जानकारी यहीं से मिली है। बैराट की सभ्यता से पूछेंगे सूती वस्त्र की जानकारी राज्य में कहाँ से मिली है, तो बैराट की सभ्यता से। शंखलिपि के अवशेष मिले हैं, विदेशी सिक्के मिले हैं ना। विदेशी सिक्के, इसका मतलब विदेशों से लोग यहाँ आते होंगे, व्यापार होता होगा, तो इसीलिए वो सिक्के आ गए थे। और पंचमार्क सिक्के जो भारत की सबसे पुरानी मुद्रा मानी जाती है, पंचमार्क सिक्के जिनमें 5 सिंबल बने होते हैं, इन्हें हम आहत मुद्रा भी कहते हैं। बुद्ध की अस्थियों के प्रमाण मिले, यानी गौतम बुद्ध की क्या मिली, यहाँ से अस्थियां भी इस सभ्यता से मिली। और भाब्रू शिलालेख यहीं से, जो एक वृत्ताकार आकृति का शिलालेख है, कौन सा, भाब्रू, और वर्तमान में कहाँ, कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। यानी भाब्रू शिलालेख जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा है, ये किसके पहिए की आकृति का है, तो ये मिला था। तो ये चीजें कल आपने पढ़ी थी। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट, के बाद में देखिएगा आप नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, चलो देखें भाई, नेक्स्ट देखिएगा। आगे तो कहाँ तक हमने पढ़ा था, भाब्रू शिलालेख है ना, भाब्रू शिलालेख, ठीक है। तो भाब्रू जो शिलालेख है याद रखिएगा, कौन सा शिलालेख, भाब्रू, भाब्रू शिलालेख, शिलालेख, इसके विषय में यहाँ मैंने छोड़ा था आपको। और भाब्रू शिलालेख से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो भाब्रू शिलालेख इस आकृति का शिलालेख है, तो ये वृत्ताकार पहिए के, यानी वृत्ताकार, या तो आप इसे वृत्ताकार कह सकते हैं, वृत्ताकार, या हम कहेंगे क्या, पहिए की आकृति में। कैसा, पहिए की आकृति, पहिए की आकृति का क्या माना जाता है, ये शिलालेख। भाब्रू शिलालेख पहिए की आकृति का शिलालेख है, जो कहाँ से खोजा गया, यानी बैराट की सभ्यता से खोजा गया। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला बिंदु,
भाबरू जो शिलालेख है याद रखें, ये कौन सी लिपि में लिखा गया था, यानी कौन सी वो लिपि थी, लिपि में ये शिलालेख लिखा हुआ था। तो ये लिखा हुआ था कौन सी लिपि में, यानी ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख लिखा गया। इस लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, याद रखें। पूछेगा कि भाबरू शिलालेख की लिपि क्या थी, तो दोस्तों भाबरू शिलालेख की जो लिपि थी वो लिपि थी कौन सी, ब्राह्मी लिपि, यानी भाबरू शिलालेख की लिपि ब्राह्मी थी। के बाद में नेक्स्ट देखिएगा, भाबरू जो शिलालेख है याद रखें, इस भाबरू शिलालेख, भाबरू का जो शिलालेख है, इस शिलालेख की खोज कब की गई, तो ये जो शिलालेख है दोस्तों, इसकी खोज 1800 कितना 37 ईस्वी में इसकी खोज की गई, 1837 की खोज। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये शिलालेख कहाँ रखा हुआ है, तो दोस्तों याद रखना ये शिलालेख वर्तमान में रखा हुआ है कहाँ, कोलकाता संग्रहालय में। यानी कहाँ रखा हुआ है, तो कोलकाता किस में रखा हुआ है, संग्रहालय में रखा हुआ है, कोलकाता संग्रहालय में। यहाँ ये शिलालेख रखा है। तो वर्तमान में शिलालेख कहाँ रखा हुआ है, कोलकाता संग्रहालय में। लिखते चलना अब यहाँ से, कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। अब देखो इस शिलालेख के विषय में और क्या क्या सवाल बनने वाले हैं, तो इस शिलालेख में याद रखना के नीचे, इसके क्या दोस्तों नीचे 3 शब्द लिखे हुए, कितने शब्द, 3 शब्द लिखे हुए हैं। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द क्या दोस्तों लिखे, 3 शब्द लिखे हैं। अब वो 3 कौन कौन से शब्द लिखे हैं, तो वो शब्द आपको याद रखने हैं। वो 3 शब्द हैं, नंबर 1 है बुद्ध, कौन सा शब्द है, बुद्ध। अगला शब्द है आपका कौन सा, धम्म, एक शब्द लिखा हुआ है धम्म, बुद्ध धम्म। और नेक्स्ट लिखा है, ये दूसरा होगा, नेक्स्ट लिखा है कौन सा, संघ। और ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो बुद्ध धर्म के क्या कहलाते हैं, ये बुद्ध धर्म के याद रखना तीनों शब्द त्रिरत्न कहलाते हैं साथियों, त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। तो इन तीनों शब्दों को बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धर्म है ये, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, रीट लेवल 2 में जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें ये सारे टॉपिक आते हैं, जैन धर्म, बुद्ध धर्म वगैरह। तो याद रखिएगा बुद्ध धम्म संघ, ये 3 शब्द हैं, इन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। और तीनों का मतलब क्या है, बुद्ध शब्द कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में चलो। धम्म कहता है धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में चलो। और संघ कहता है कि संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ की शरण में चलो। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों वर्ड हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटिव हैं, जो भाबरू के शिलालेख में नीचे लिखे हुए हैं। और ये भाबरू शिलालेख वैराट की सभ्यता से खोजा गया, और वो वैराट की सभ्यता वर्तमान में किस जिले में आती है, कोटपुतली बैरोड में काउंट होती है। ठीक है, प्रॉपर रूप से वो का वही है, स्थान बदले हैं, सिर्फ स्थान बदले हैं। आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, करिए फटाफट नोट इसको, केवल स्थान बदले हैं, बाकी जीके त्यों का त्यों। हो गया, चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाएं, आगे देखिए नेक्स्ट, आगे क्या क्या और हमें इसके विषय में पढ़ना है, तो वो देखो, देखिएगा, ध्यान लगाएं। हाँ, बहरोड में याद रखें एक देवी है जिनका नाम है जिलानी माता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिलानी माता। नाम तो सुने ही होंगे आप, जब हम देवियां पढ़ा करते थे तो जिलानी माता और नारायणी माता कहाँ पढ़ते थे, अलवर में, जिलानी माता। सबसे पहली बात तो ये जिलानी माता का जो मंदिर है वो बहरोड,
और बहरौड तहसील कहाँ है? तो कोटपुतली बहरौड में है। कोटपुतली बहरौड क्या हो जाएगा? जिला। ठीक। कोटपुतली बहरौड जिले में कौन सी तहसील है? बहरौड तहसील है। इस बहरौड तहसील में ये जो जिलानी माता है, इस जिलानी माता का क्या है? मंदिर है। इसमें जिलानी माता का क्या है? मंदिर है। यहाँ है जिलानी माता का तरह। ये हो गई जिलानी माता, है ना। अब सुनिए जिलानी माता के विषय में। जिलानी माता याद रखें गुर्जर समुदाय से बिलोंग करती हैं। कहा जाता है कि राजस्थान की सीमा से सटे हुए हरियाणा क्षेत्र और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग की ओर जब हिंदुओं को जबरदस्ती क्या बनाया जा रहा था? मुसलमान बनाया जा रहा था। हिंदुओं को जबरदस्ती बनाया जा रहा था क्या? मुसलमान। तो जब हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था तो उस समय किन्होंने? जिलानी नामक महिला ने लड़ाई लड़ी और उन्होंने संघर्ष किया और हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनने दिया। वो एक ऐसा दौर था, एक ऐसा वक्त था जब वो धर्मांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा होगा। तो उस समय कहा जाता है कि इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने क्षेत्र की रक्षा की, बचा लिया और लड़ते हुए ये मारी गई। तो इतना एक अच्छा कार्य किया, लोक हित में कार्य किया। और जिन्होंने लोक हित में काम किए हैं वहीं तो लोक देवता, लोक देवियां बने हैं, जिन्होंने लोक हित में काम करे हैं। तो आज भी इन्हें याद रखना, ये जो माता हैं इन्हें किसके? जिलानी को माता के रूप में पूजा जाता है। तो यह है किसकी? यह गुर्जर जाति की, यह गुर्जर जाति दोस्तों क्या है? गुर्जर जाति की कुल देवी हैं। कुल देवी हैं। सबसे पहली बात, गुर्जर जाति की कुल देवी मानी जाती है ना। गुर्जर जाति की कैसी देवी हैं? कुल देवी। गुर्जर जाति की कुल कुल क्या है? देवी हैं। ठीक है भाई। गुर्जर जाति की क्या मानी जाती है? कुल देवी। अब जिलानी माता ने क्या किया? तो इन्होंने इन्होंने हिंदुओं को इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान को क्या? मुसलमान बनने से बचाया। बनने से बचाया। तो ये आपको याद रखना है। जिलानी माता, ये जिलानी माता थी जिनका मंदिर वर्तमान में कहाँ है? बहरौड में। उतार लीजिए फटाफट से आप। गुर्जर जाति की कुल देवी मानी जाती हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया। हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया जिलानी माता ने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। एक और मंदिर है किनका? तो खेता नाथ खेतानाथ जी का मंदिर। ये भी हमको याद रखना है। खेतानाथ जी का मंदिर याद रखें। खेतानाथ जी का मंदिर। खेतानाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ये मंदिर भी कहाँ पड़ता है? कोटपुतली बहरौड में। कहाँ है? कोटपुतली बहरौड, इसमें स्थित। इनका मंदिर? खेताराम जी का मंदिर। पूछा जाए खेतानाथ का मंदिर कहाँ है? कोटपुतली बहरौड में स्थित है।
इनका मंदिर भी कहाँ है? कोटपुतली बैरोड में। ये पॉइंट भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु की ओर आते हैं, देखिएगा, सुने। नीमराना या नीमराना, ठीक है, पहले अलवर में काउंट होता था, अब नीमराना किस में है? कोटपुतली बैरोड में गिना जाएगा। नीमराना एक इंडस्ट्रीज एरिया है। ऐसा क्षेत्र है, एक इंडस्ट्रीज एरिया है। कौन सा? नीमराना। तो नीमराना में याद रखें राज्य का, यहां नीमराना में क्या? राज्य का तीसरा, राज्य का कौन सा भाई? तीसरा निर्यात, निर्यात संवर्धन, निर्यात संवर्धन औद्योगिक, औद्योगिक क्या है? पार्क है, या ये औद्योगिक क्षेत्र है? औद्योगिक, राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है कौन? नीमराना। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो जवाब होगा नीमराना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न तो आ ही गया होगा कि भाई राज्य का प्रथम और दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ये तो राजस्थान का कौन सा है? तीसरा। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र है, तो कोई पहला दूसरा भी तो होगा। तो राज्य में पहला है सीतापुरा, जयपुर का इंडस्ट्रीज एरिया है सीता क्या? पुरा, सीतापुरा पहला यहाँ पर है सीतापुरा में। और दूसरा है कहाँ? बोरानाडा या बोरनाडा कह लीजिए, बोरानाडा या बोरनाडा, यानी हस्तकला, हस्तकला का राजस्थान में क्या है? ये मुख्य केंद्र है बोरनाडा। तो ये प्रथम है, ये दूसरा है, और तीसरा ये हो ही जाएगा कौन सा? नीमराना, नीमराना। तो इस तरह से ये तीन हो गए। ये आपका हुआ पहला, ये दूसरा, और ये हो गया कौन सा? तीसरा। तारिये फटाफट से। नीमराना राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है कौन? नीमराना। तीसरा औद्योगिक संवर्धन क्षेत्र, जो चीजें मैंने आपको जोधपुर से जो अलग हुआ है, फलोदी, फलोदी अलग हुआ जोधपुर से, जोधपुर ग्रामीण अलग हुआ है, उनमें जो चीजें आपको लिखा दी हैं पॉइंट, वही उनमें आएंगे। बाकी के सारे किस में आएंगे? जोधपुर में आएंगे। इसलिए आप लोगों को इन चीजों में घबराने की जरूरत ही नहीं है। इस वजह से मैंने यही जिले पढ़ाना उचित समझा है, क्योंकि इनका जी के दिमाग में रख लो, बचा कुछ अपने आप उसी में। भाई कोई चीज अगर कोटपुतली बैरोड में आ गई, उसके बाद कुछ जी के आपका किसमें? दूदू में आ गया, कुछ जयपुर ग्रामीण में आ गया। अब इन तीनों से कोई चीज आपके दिमाग में आ रही है, बाहर आ रही है, जो पहले किस में थी? जयपुर में, तो समझना वो जयपुर में ही है, जयपुर में ही है, फिर दिक्कत ही कहाँ है? जैसे हम जालौर पढ़ते हैं, जालौर में आएगा सलूम्बर। यहाँ भरतपुर पढ़ रहे हैं तो भरतपुर में क्या आएगा? डीग आएगा। अब डीग का प्रॉपर जी के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में जो भी जी के भरतपुर का बचा है, तो पहले से यहाँ भरतपुर में पढ़ते थे। अब कंफ्यूज होते हो कि ये चीज भरतपुर में है कि उसमें चली गई। जब आपको कंफर्म पता है उसका कि ये चीज में, तो बचा कुछ सब किस में? भरतपुर। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना इन चीजों को इनका प्रॉपर रूप से कर लीजिए कि भाई अब नीमराना यहाँ पर है। अब नीमराना की तमाम घटनाएं जो होंगी वो कोटपुतली बैरोड में शामिल होंगी, चाहे वो करंट से रिलेटिव हो, चाहे वो परंपरागत जी के वाली बातें हो। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे देखें। अब और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो ये जो नीमराना है याद रखिए, इसी में नीमराना में, यहाँ नीमराना जो है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैसा एरिया है, इंडस्ट्रीज एरिया है। तो यहाँ पर भाई विदेशी कंपनियां लगी हुई हैं, विदेशी कंपनियां हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ जापान की कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी कंपनियां हैं, जापान की कंपनियां हैं। इसीलिए नीमराना को जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जापानी जोन कहाँ है, तो ये हमें लिखना है, जापानी, जापानी जोन। और जापानी जोन कहाँ पर है, तो वर्तमान में कहा गया है, नीमराना। राना में स्थित है। कौन सा जोन, जापानी जोन। अब यहाँ दक्षिण कोरिया की कंपनियां भी आने लगी हैं, और जापानी कंपनियों के बाद दक्षिण कोरिया की यहाँ कंपनी है। तो उन्होंने अपना जोन का मतलब जानते हैं, एरिया। नीमराना का बहुत सारा एरिया है जो किसने, जापानी कंपनियों ने अपना वहां पर कार्य जमा रखा है। उस एरिया को क्या कहते हैं, जापानी जोन। तो जापानी जोन वाला एरिया है, सड़कें बनी हुई हैं, आराम से घूमेंगे देखेंगे आप, अलग ही लगेगा। वहां बड़े बड़े बृहत उद्योग हैं। तो अब तो दक्षिण कोरिया की कंपनी भी यहाँ आ रही है, और दक्षिण कोरिया की कंपनियों ने एक अलग क्षेत्र चुन लिया, उन्होंने अपने प्लांट वहां लगा दिए हैं, अपने प्रोडक्शन चालू कर दिया है, उत्पादन जो भी चीजें वो बना रही है कंपनी, तो उनका एक अलग एरिया है दक्षिण कोरिया वालों का, तो उसे दक्षिण कोरिया जोन कहते हैं। तो दक्षिण कोरिया जोन भी पूछा जाए तो उनका जोन, जोन मीन्स एरिया, तो वो भी कहाँ पर है, राना। तो ये भी आपको याद रखना है अगला। नेक्स्ट, दक्षिण, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया क्या, जोन, दक्षिण कोरिया जोन। तो ये भी कहाँ पर है, राना। इमराना में क्या है इस, अब पहले तो हम अलवर बोलते थे, अब ये बोलना है। यहाँ पर कैसे उद्योग है, नीमराना में उद्योग छोटे हैं या बड़े हैं, बृहत उद्योग है ना। नीमराना कैसे उद्योगों के लिए जाना जाता है, तो नीमराना, नीमराना बृहत औद्योगिक, औद्योगिक क्या है, क्षेत्र है। यानी बड़े बड़े उद्योगों का क्षेत्र है यहाँ नीमराना। इस नीमराना में जो ट्रक होते हैं ना, ट्रक, ट्रक बनते हैं, और वो ट्रक की एक कंपनी बड़ी फेमस है, जिसके सर्वाधिक ट्रक चलते हैं, क्या याद रखना है, इसी का नाम क्या है, तो अशोक लीलैंड, क्या, अशोक लीलैंड, लैंड है ना इस नाम से, ट्रक कारखाना। तो ये भी पूछा जाता है, तो कहाँ बताओगे, नीमराना, फटाफट से उतारो। अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना कहाँ पर है, नीमराना में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक लीलैंड ट्रक कारखाना, ठीक हो गया। अब देखो नीमराना जो क्षेत्र है, याद रखें, तो इसमें एक दुर्ग है जिसे कहते हैं नीमराना। नीमराना क्या है भाई, दुर्ग भी है, नीमराना दुर्ग सर, ठीक है, नीमराना दुर्ग। ये नीमराना दुर्ग पहले किस में पढ़ते थे, अलवर में। अब निकाल दो दिमाग से, कहाँ है ये दुर्ग,
तो ये दुर्ग है आपका कहाँ, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, यहाँ ये दुर्ग है। अब ये जो दुर्ग है वो कितने मंजिल का है, यानी 5 मंजिल वाला दुर्ग है, 5 मंजिल का है। इसे क्या कहते हैं, नाम से भी इस दुर्ग को जानते हैं दोस्तों, तो इसे पंच नाम से, ये पंच महल दुर्ग भी कहा जाता है, यानी इसी को कहा जाता है क्या, पंचमहल दुर्ग। नीमराणा दुर्ग को पंचमहल दुर्ग भी कहा जाता है। अलवर में नहीं पढ़ना है, अब कोटपुतली बहरोड में पढ़ना है, यहाँ आ चुका है। हो गया क्या, देखो अकबर जब ख्वाजा साहब की दरगाह पे जाता, विश्राम करता, इसीलिए इसे अकबर का कभी 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 यही क्या होता था, विश्राम होता। कभी कभी यहाँ अकबर का क्या होता था, विश्राम होता था। क्या भाई, हाल है, है? तो कुछ आदि को लगी है बीमारी, माल हो गए। आया आया आया, जबकि वाला है ये, वैसे मैं तो इसको पसंद ही नहीं करता हूँ, इसमें पढ़वाया जाता। चलो देखिए, हाँ तो राइटिंग आती है इस ढंग की, सुनिए तो ये याद रखें, अकबर का कभी कभी यहाँ यहीं विश्राम हुआ करता था। अकबर कभी कभी यहाँ क्या करता था, विश्राम करता था। ठीक, आगे देखो, ध्यान लगा, अगला बिंदु देखिएगा, ये बहरोड जो है, बहरोड ये हम पढ़ रहे थे, नीमराना बहरोड की तरफ, बहरोड, बहरोड की बात कर रहा हूं मैं। बहरोड जिसे मैं आपको पहले बता चुका हूं बहरोड के बारे में। बहरोड में याद रखना, TISF, TIFS, यानी क्या कहते हैं अपन इसे हिंदी में, तो इंडस्ट्री क्षेत्र में TISF, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय केंद्रीय रिजर्व क्या पुलिस बल, इसका क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है। यह आपको याद रखना है, ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक, तारो फटाफट, ट्रेनिंग क्या है, सेंटर है।
आगे देखो, ठीक है, एक दुर्ग है तसिंग किला। कौन सा दुर्ग? तसिंग दुर्ग भी है। और तसिंग दुर्ग भी हमें कहाँ पढ़ना है? तो कोट पुतली इसमें बैरोड में पढ़ना है। ये दुर्ग ऐसे याद रख लेना है ना, तसिंग किला। नेक्स्ट बिंदु देखिए इसके बाद में अगला, कोटपुतली बैरोड में थानागाजी, थानागाजी स्थान, थाना गाजी, पहले अलवर में आता था थानागाजी। थानागाजी ये किसके लिए है? मूर्तियों मूर्तियों हेतु ऐसा है, ये प्रसिद्ध स्थान है थानागाजी। मूर्तियों हेतु प्रसिद्ध स्थान है कौन सा? थानागाजी। ठंडे गर्म पानी वाला झरना हो ही गया। पावटा पढ़ा था आपने, पावटा तहसील। पावटा हस्तकला, पावटा जो है वो हस्तकला का केंद्र है। हस्तकला हेतु क्या है? चर्चित है पावटा। हस्तकला हेतु चर्चित है पावटा। तो ये चीजें आपने पढ़ी थी किसमें? कोटपुतली बैरोड में। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसमें जयपुर संभाग में कौन सा जिला बचा है? खैरतल तिजारा। तो नेक्स्ट आप अगली क्लास में खैरतल तिजारा पढ़ेंगे, है ना। अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको क्या? खैरतल तिजारा। नोट करते रहिए टोटल जितना भी आप पढ़ रहे हैं।